तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के अंदर अच्छा खासा अभी तक का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें आपके पास सरफेस टेंशन रहा, एक्सेस प्रेशर रहा, स्टोक्स लॉ रहा, टर्मिनल वेलोसिटी रहा, आज उसी क्रम में विस्कोसिटी रहा। उसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आज का डिस्कशन होगा पॉइजनस इक्वेशन। ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, पहले आप समझिए ना। कोई एक पाइप लो, पाइप और उससे पानी निकल रहा है, उससे पानी इधर का नल खोल दिया, पानी निकल रहा है इससे। तो तुम कभी ध्यान दिया है कि जो पूरे क्रॉस सेक्शन से पानी बाहर आता है, क्या हर जगह जो पानी का लेयर है जो उस पाइप से बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी सेम है क्या हर जगह? नो सर। नहीं। आप किसी पाइप को देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये हमारे पास एक पाइप है। इस पाइप से जब लिक्विड फ्लो करता है, इस पाइप से जब लिक्विड फ्लो करता है, चलो हम लोग यहाँ पे एक लेयर का वेलोसिटी दिखाते हैं। यहाँ पे इस पाइप से जब लिक्विड फ्लो करता है तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उस लिक्विड का होता है जो एकदम बीच से जा रहा होता है। जो एकदम बीच से जाता है ना, पाइप के एकदम मिडिल से जो निकलता है उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा। अब आप चाहे ऊपर वाले लेयर या नीचे वाले लेयर, अरे ऊपर और लेयर क्या, ये लेयर, ये गोल गोल लेयर की तरफ बढ़िएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो। उसी तरह नीचे जाओ तो ये धीरे धीरे बढ़ ऐसे कम होता है, ऑलमोस्ट यहाँ जीरो। मतलब आपको वेलोसिटी लगभग इस तरह से वैरी करता हुआ लिक्विड का दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर लिक्विड हर जगह इक्वल वेलोसिटी से फ्लो करता तो पर सेकेंड लिक्विड का कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है उसको निकालना आसान होता। लेकिन बिकॉज लिक्विड का लेयर का वेलोसिटी हर जगह अलग अलग है, सबसे ज्यादा है एकदम बीच में, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विच passes out through the particular cross section in a unit time, जिसको हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट पर सेकेंड पाइप से कितना लिक्विड का वॉल्यूम पास किया, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम बाय टाइम, हम लोग इसको रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, वो इतना इजी से कैलकुलेशन में नहीं आता, तो उसके लिए आप कुछ चीजों को ध्यान से समझिएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, इसको हम लोग वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, वॉल्यूम बाय टाइम। याद रखना ये 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम उसको 3 में बदलेंगे। सबसे पहला चीज कि दोनों एंड के बीच का प्रेशर का डिफरेंस कितना है। अगर इस एंड का प्रेशर P है, लिक्विड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो अगले एंड का प्रेशर P से डेल P कम होना चाहिए। बोलो सही है ना? तब ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा लिक्विड। यस। तो प्रेशर का डिफरेंस और ये लेंथ और ये रेडियस और जो फ्लो कर रहा है लिक्विड उसका विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो भी हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू Poiseuille's volume flowing per unit time depends on pressure gradient, radius and viscosity। हम बोले एक वर्ड बोले प्रेशर ग्रेडियंट। आपको लास्ट याद है हम आपको सिखाए थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह से चेंज करता है, एक होता है टाइम के साथ चेंज और एक होता है डिस्टेंस के साथ चेंज। तो यहां तुमको जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट डेल P बाई
एल एल लिख दो, डेल एल लिख दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डेल मतलब ये पोर्शन प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी प्रेशर घटा। जितना ज्यादा प्रेशर का डिक्रीज होगा उतना तेजी से लिक्विड जाएगा, जितना कम प्रेशर का डिक्रीज होगा उतना धीरे धीरे लिक्विड जाएगा। आपको पता है जनरली हमारे पास जितना भी फ्लूइड है, फ्लूइड आपको नेचर का कुछ रूल समझाते हैं, देखिए कितना इजी है। हीट का फ्लो कब होता है? हीट का फ्लो उस समय होता है जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। बोलो सही है? यस सर। चार्ज का फ्लो कब होता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी का ज्यादा है किसी का कम है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है। उसी तरह फ्लूइड का फ्लो, फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों मान लो, फ्लूइड का फ्लो तभी होता है, फ्लूइड का फ्लो तभी होता है जब प्रेशर का डिफरेंस हो। अगर प्रेशर का डिफरेंस है तो ही फ्लूइड का फ्लो हो पाता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो डिपेंड किया 3 पैरामीटर पे। पहला है वॉल्यूम फ्लो रेट, गलत, प्रेशर ग्रेडियंट। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा है रेडियस और थर्ड है विस्कोसिटी। अब आपको इसी को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव करना होगा। मान लीजिए इस पे पावर x है, इस पे पावर y है, इस पे पावर z है, तो आप लिखते हैं v/t इज टू सम कांस्टेंट del p by l पे पावर x, रेडियस पे पावर y एंड ईटा पे पावर z। यूजिंग dimensional analysis, using dimensional analysis, v by t is equals to some constant del p by l पे पावर x, रेडियस पे पावर y एंड ईटा पे पावर z। del p by l पे पावर x, रेडियस पे पावर y एंड ईटा पे पावर z। putting dimension of each term। अच्छा एक चीज तुमसे पूछ रहे हैं, क्या ये पूरा प्रोसेस दिखाना जरूरी है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे इसको डिराइव कर लेंगे? कर लेंगे। हम आपको डाटा लिख देते हैं, हम आपको सीधा आंसर लिख देते हैं। पुटिंग डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर आपसे नहीं बनेगा बोलिएगा, हम आपको कर देंगे। आपको मिलेगा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, z पे पावर -1। तो इन सबको अगर आप यूज करें तो v by t is equals to some constant del p by l पे पावर 1, रेडियस पे पावर 4 और ईटा पे पावर -1। वेयर जो आपको k दिखाई दे रहा है, इस k का वैल्यू होता है 5/8। आप अपने डायमेंशन में देखिएगा ना, हम ये सब क्वेश्चन वही डायमेंशन में करा दिए हैं। अगर आप कॉपी पलट के देखिएगा तो स्टोक्स लॉ वाला भी डेरिवेशन आपको डायमेंशन में कराया गया है, ये वाला भी डेरिवेशन आपको डायमेंशन में करा दिया है। तो अगर किसी से नहीं बनेगा तो एक बार कॉपी पलट के देख लेना, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही रहता है। तो आपको मिला वॉल्यूम बाय टाइम इज π/8 del p r पे पावर 4 by l and theta। ये है तुम्हारे पास इक्वेशन। पॉइजनस का कहना था कि कोई भी पाइप से जब लिक्विड फ्लो करता है, कोई भी पाइप से जब इस तरह से लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड का पर सेकंड वैल्यू, कितना लिक्विड पर सेकंड, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पार करेगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। उसको आप इस इक्वेशन में प्रेशर का डिफरेंस, दोनों एंड के बीच का, पाइप का दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस, रेडियस ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज पॉइजनस इक्वेशन। ये इक्वेशन कहलाता है पॉइजनस इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड पॉइजनस लॉ। इसको आप पॉइजनस लॉ के हिसाब से पढ़ते हैं। नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट
जी यहां तक फटाफट। आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स हम सिखा रहे हैं, पहले उसको देखिए समझिए, फिर आप इसमें कंपटीशन लेवल का चीज आप देख पाए। ओम्स लॉ जानते हो आप लोग? ओम्स लॉ आप जानते हो? यस सर। यस। आप पढ़े हो करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। यस सर। यस सर। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यहां होता है पोटेंशियल का डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। करेक्ट है ना? इसी ओम्स लॉ को हम आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में लगा दें। फ्लूइड मैकेनिक्स इन केस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जो अभी आप पढ़े, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए वॉल्यूम फ्लो रेट लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है डेल पी आर के पावर 4 by 8 ईटा एल। जहां हम इसको अरेंज करके वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को हम लिख सकते हैं डेल पी डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल बाय पाई आर के पावर 4। मतलब डेल पी को ऊपर छोड़ दिए और बाकी सारे टर्म को अरेंज करके नीचे ले आए। अब जरा इसको ऊपर वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। जहां पोटेंशियल का डिफरेंस था वहां प्रेशर का डिफरेंस है, जहां पोटेंशियल का डिफरेंस था वहां प्रेशर का डिफरेंस है, और जहां किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस था वहां पाइप का रेजिस्टेंस है। ये पाइप का रेजिस्टेंस है, ये पाइप का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है जो फ्लूइड के फ्लो में आता है। आप खुद ही देखिए, लॉजिक्स डेवलप कीजिए, लॉजिक्स। आप एक छोटा पाइप से लिक्विड फ्लो कराइएगा, आराम से फ्लो कर जाएगा। एक बड़ा पाइप लीजिएगा, लंबा सा पाइप, तो उससे लिक्विड आराम से फ्लो नहीं करता। उस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जो नीचे वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है 8 ईटा एल बाई पाई आर के पावर 4, वो किसी भी पाइप का वो रेजिस्टेंस होता है जो वो लिक्विड के फ्लो के दौरान उसके पाथ में लगाता है। ठीक है ना? दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ पाइप इन फ्लो ऑफ लिक्विड। रेजिस्टेंस ऑफ पाइप इन फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम स्लाइड तुरंत बदल रहे हैं। तुम लोग ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ जाए। अब देखो आगे, इक्वेशन देख लो ध्यान से। देखिए, मान लीजिए हम दो केस आपके सामने दिखा रहे हैं। केस वन में मेरे पास दो पाइप है, एक पाइप थोड़ा पतला है और एक पाइप थोड़ा बड़ा क्रॉस सेक्शन का है। इसका रेडियस r ले लीजिए, लेंथ l ले लीजिए। तो भाई इसका रेडियस 2r ले लीजिए और इसका लेंथ मान लीजिए हम लोग 3l/2 ले लें। अगर एक लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है, उस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, इस एंड का प्रेशर है, इस एंड का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ दिस एंड इज suppose 3.8 atm and pressure of this end is 1.2 atm। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड जो है वो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। अब कोई तुमसे बोल दे कि चलो जी यहाँ लिक्विड का जो फ्लो रेट है वो निकालो, वॉल्यूम फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट टाइम निकालो,
वॉल्यूम फ्लोइंग लिक्विड पर यूनिट टाइम निकालो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये क्या है? ये एक्चुअली दो रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये वाला पाइप एक रजिस्टर होगा और ये वाला पाइप एक दूसरा रजिस्टर होगा। आप जब रेजिस्टेंस 1 लिखेंगे, देखिए उधर हम लोग फॉर्मूला निकाले थे। हम लोग का फॉर्मूला था 8 ईटा L बाई पाई r के पावर 4। तो मेरा रेजिस्टेंस 2 होगा 8 ईटा L के जगह पे 3L बाई 2 और पाई r के जगह पे 2r बाई पावर 4। मतलब मेरा रेजिस्टेंस 1 कितना हो गया? 8 ईटा L बाई पाई r के पावर 4 और मेरा रेजिस्टेंस 2 हो गया। जरा देखो, 2 से ये कटेगा 4, अच्छा लिख देते एक बार, 4 और 3 12, 12 ईटा L नीचे पाई, यहाँ पे आएगा 16 r के पावर 4। इसको और भी आप कट कर सकते हैं, 3 ईटा L बाई पाई 4 r के पावर 4। ये रेजिस्टेंस 2 है। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? दोनों किसमें कनेक्टेड है बोलो? तो सीरीज में R इक्विवेलेंट के लिए आप R1 प्लस R2 सीखे हैं? यस सर। 8 ईटा L बाई पाई R के पावर 4 प्लस 3 बाई 4 ईटा L बाई पाई R के पावर 4। यहां से सॉल्व कीजिए, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आप प्रेशर देखिए, प्रेशर जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में वो 3.8 atm है और जो प्रेशर मेरा राइट हैंड साइड में 1.2 atm है। तो अगर हम प्रेशर का डिफरेंस का बात करें तो प्रेशर डिफरेंस हो गया हम लोग का 3.8 माइनस 1.2, दैट इज कितना हो गया? 2.6 atm। इसको आप चाहोगे तो बदल लेना, जिसमें भी बदलना होगा बदल लेना यूनिट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट and that is given as del P by R equivalent। जो आपका यहाँ R equivalent आया और जो आपका del P आया, बस जैसे आप बेसिक 10 में पढ़े होंगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्या इसी काम को आपको पैरेलल में समझ में आएगा? पैरेलल भी देखो, केस 2। इस बार क्या कर रहे हैं ना, सीरीज पैरेलल एक साथ जोड़ देते। इस बार सीरीज पैरेलल एक साथ कर, देखो इस बार सीरीज पैरेलल सब एक साथ कर। तुमको अब समझ में आ रहा हो? रेडियस r लेंथ है, रेडियस r मान लो इसका लेंथ है L/2 और इसका रेडियस मान लो r है, इसका लेंथ मान लो 3L/2 है। यहां से लिक्विड इंटर किया, तुमको भी पता चल रहा होगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा, समझ रहे हो ना? अब इस केस में क्या करें? इस केस में क्या करें? तो हमारे पास ये 1 लिख देते हैं, इसको चलो 2 लिख देते हैं, इसको हम 3 लिख देते हैं। तुमको समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस 1 है, फिर इधर में रेजिस्टेंस 2 है और इधर में रेजिस्टेंस 3 है। बोलो समझा? क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोअर क्लास में बना के आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में? यस सर। बताओ कि इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा बोलो? पहले पैरेलल में R2 और R3 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको R1 के साथ सीरीज में लेके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट आ गया तो del P by R इक्विवेलेंट, दैट इज योर आंसर। R इक्विवेलेंट कितना होगा देखो, तो हम एक बार में लिख देते हैं R1 plus R2 R3 divided by R2 plus R3। is this clear? And volume flow rate will be equals to del P by R equivalent। del P by R equivalent से इसको सॉल्व कर लिया, जो आया वही आंसर। तो ये जो अभी बोर्ड पे अभी जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ टर्म्स
टॉपिक्स है वो तुम्हारे स्कूल कोर्स का नहीं है, उससे बाहर का चीज है। कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है और थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में जहां जहां आज आप प्रेशर का डिफरेंस देख रहे हैं वहां टेम्परेचर का डिफरेंस डाल के भी क्वेश्चन बनता है। सो बी केयरफुल। फ्लूइड मैकेनिक्स प्रेशर डिफरेंस, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर डिफरेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस, सब एक जैसा फॉलो होता है। नोट करो यहां। देखो पूरा का पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोस्टैटिक ऑब्वियसली स्टैटिक वर्ड से तुमको पता चल रहा है कि लिक्विड रेस्ट में रहेगा, और दूसरा हाइड्रोडायनेमिक जिसमें लिक्विड फ्लो में होगा। हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक में अब आप दो पोर्शन में इसको पढ़े। देखिए जैसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक में आपका लिक्विड रेस्ट में रहेगा, वो चलेगा नहीं। तो लिक्विड रेस्ट में है तो इससे रिलेटेड हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आज आपको ये सिखाएंगे कि लिक्विड का जो कहीं भी आप प्रेशर लिखते हो HROG वो कैसे आता है, और फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे पास्कल्स लॉ में। पास्कल्स लॉ के बाद हम लोग देखेंगे अगर आज समय बचा तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आएगा आपका बुओयंसी। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में पहला टॉपिक हम लोग के पास कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर exerted by height of liquid column, height of liquid column। चलो जी बिना डेरिवेशन के थोड़ा सा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आपको जब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहे तो हम आपको प्रेशर बताए थे ना कि h हाइट ऑफ लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, HROG। अब वो प्रेशर कैसे आता है वो देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां तक आप पानी भर दिए हैं। कंटेनर का पानी, कंटेनर का पानी, कंटेनर का लिक्विड हाइड्रोस्टैटिक केस में रहेगा कि हाइड्रोडायनेमिक में? स्टैटिक के केस में रहेगा। देखो आप इस पूरे वाटर में एक सिलिंड्रिकल सैंपल कट किए, सिलिंड्रिकल सैंपल, ये पानी का ही एक टुकड़ा है, ये पानी का ही एक टुकड़ा है, बाहर से कोई सिलेंडर नहीं डाला हुआ है, ये पानी का ही एक टुकड़ा है, ये लिक्विड का ही टुकड़ा है। हमको ऐसे बोलना चाहिए, पानी पानी नहीं बोलना चाहिए, लिक्विड बोलना चाहिए। अब देखो इसका अपना हाइट है h, ऊपर से हाइट है h1 और नीचे वाले का हाइट है h2, एरिया है A। क्या आप इस फिगर के हिसाब से आपको ये सिखाया गया है कि जो भी हमारा फ्लूइड होता है वो हमेशा, जो भी हमारा फ्लूइड होता है, जो भी हमारा फ्लूइड होता है वो हमेशा किसी भी पोर्शन के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। तो देखो ऊपर वाले फेस पे प्रेशर लग रहा है P1, ऊपर वाले फेस पे प्रेशर लग रहा है P1, नीचे वाले फेस पे प्रेशर लग रहा है P2, साइड से भी प्रेशर लग रहा है, लेकिन साइड का दोनों प्रेशर बराबर है। ठीक है, अब आप इस सैंपल का एक फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। इस सैंपल का अपना एक वेट है नीचे की तरफ mg, ठीक, सिलेंड्रिकल सैंपल का एक वेट है। तुम जरा सिलेंडर पे सबको फोकस रहना, हम पर फोकस नहीं रहो, सिलेंडर को देखो ध्यान से। ऊपर से जो P1 लग रहा है वो एक फोर्स लगा रहा है F1, mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी एक फोर्स है। तो ऊपर से नीचे की तरफ दो फोर्स है, एक P1 का फोर्स और एक mg का फोर्स। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो जो नीचे से प्रेशर P2 का फोर्स लग रहा है उसके साथ बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तभी ना आप बोलिएगा कि हाँ ये सैंपल रुका हुआ है
लिक्विड सैंपल इन इक्विलिब्रियम, अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड सैंपल इक्विलिब्रियम में रहे तो फोर्स F1 प्लस mg ये F2 को बराबर करना चाहिए। F1 का मतलब है प्रेशर इनटू एरिया प्लस mg, और यहां है प्रेशर इनटू एरिया, इसको उधर भेज दो। mg इज इक्वल्स टू P2A माइनस P1A, mg इज इक्वल्स टू P2A माइनस P1A। mg लिखना है जी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, P2 माइनस P1 इनटू A, P2 माइनस P1 इनटू A। नाउ थिंक दैट, सोचना, अगर हमको सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है तो एरिया इनटू h लिख दें, एरिया इनटू हाइट। यस सर। तो एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी एंड g इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इनटू A। दोनों तरफ A कैंसिल, h रो g इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। h को भी तुम चाहो तो h2 माइनस h1 लिख सकते हो, h को चाहो तो h2 माइनस h1, h2 माइनस h1 एंड रो g इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, h2 रो g माइनस h1 रो g इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। जब आप दोनों तरफ LHS और RHS में कंपेयर करेंगे ना, जब आप LHS और RHS में कंपेयर करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि सेकेंड पॉइंट के प्रेशर में H2 रो जी है और फर्स्ट पॉइंट के प्रेशर में H1 रो जी है, तो आप ये कह सकते हैं, सो फॉर एनी H height of liquid column, H height of liquid column, pressure will be equals to H rho g। तो कभी भी अगर H height liquid column का आप लेंगे, कभी भी अगर H height liquid column का आप लेंगे तो प्रेशर हमेशा होगा H rho g, H rho g। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स देखिए ध्यान से, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी लाइन ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ? नो सर। Some important points। आपके पास लिक्विड है जो रेस्ट में है, आप बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक का। सेम लिक्विड में वो सारा का सारा पॉइंट्स जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में होता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर इन सभी का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, अगर ये सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो याद रखना सबका प्रेशर सेम होगा। ऑल पॉइंट्स which are in same liquid in same horizontal level have same pressure। उनका हमेशा ध्यान रखना प्रेशर सेम। जैसे अगर ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, तो 1 का प्रेशर, 2 का प्रेशर और 3 का प्रेशर, ये तीनों सेम। 1 का प्रेशर, 2 का प्रेशर और 3 का प्रेशर तीनों सेम है। अभी पता है आपसे हम एक चीज पूछेंगे, आप गलत कर देंगे। ऊपर एटमॉस्फेयर है, नीचे H हाइट है, डेंसिटी लिक्विड का रो है, कोई बताएगा P1, P2 और P3 का प्रेशर सेम है, कितना है कोई बताएगा?
प्रेशर है, ऊपर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है उसको भी रखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g. इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर कोई दो पॉइंट का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे, मान लो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, इसका एक डेप्थ h1 है और इसका एक डेप्थ h2 है, तो अगर हम दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर का डिफरेंस लिखें तो हम लिखेंगे P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 का वैल्यू होगा H2 रो G माइनस H1 रो G. देखते जाना, तो डिफरेंस इन प्रेशर विल बी इक्वल्स टू H2 माइनस H1 एंड रो G. क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि del P will be equals to difference in height and rho G? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, del P by del H is rho G. Del P by del H, rate of change of pressure with depth, rate of change of pressure with height, height, depth, height, depth, del P by del H. अगर ये चेंज छोटा है, for small change, अगर ये चेंज छोटा है तो आप इसको dP by dH भी लिख सकते हैं, dP by dH is equals to rho into G. तो ये सब तैयारी है अच्छे न्यूमेरिकल के लिए. आपसे बोला जाएगा देखो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सुनना ध्यान से, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाओगे उसका डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. डेंसिटी घटेगा. मान लो उसका डेंसिटी एक फंक्शन है रो बाई एच स्क्वायर, तो अगर हम लोग जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो टोटल प्रेशर का चेंज कितना होगा? अगर आप dP लिखते हैं तो रो G इंटू DH होगा, फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए तब आपका आंसर आएगा. मेरे बात समझे? यस सर. तो ऐसे चीजों को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का ये तैयारी है. ठीक है, चलो नोट करो इतना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो कभी भी अगर H हाइट लिक्विड कॉलम का रहेगा तो आप उस लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर है उसको H रो G लिखेंगे. कहां से आता है, कैसे आता है, वो सब आपके सामने. नोट करो फटाफट. देखिए आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया गया जिसमें आपके पास तीन अलग अलग तरह का लिक्विड था. ये लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है, ये लिक्विड 3. इसमें से दो लिक्विड का डेंसिटी आपको दे दिया गया और तीसरे लिक्विड का डेंसिटी आपसे पूछा जाए. हम तो आपको ये कहेंगे ना कि आप अगर चाहें ना तो यहाँ दो डेंसिटी आप चाहेंगे तो इस डाटा के बेसिस पे निकाल सकते हैं. दो डेंसिटी आप चाहेंगे तो इस डाटा के बेसिस पे निकाल सकते हैं. चलिए हम यहाँ तो वैसे 2.6 दे दिए थे, लेकिन हम इसको हटा रहे हैं, हम लोग इसका भी डेंसिटी निकालेंगे. ठीक है, अब कैसे, चलो देखते हैं. क्या अभी हम लोग ये सीखें कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में अगर सेम पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वैसे केस में उसका डेंसिटी सेम होगा. जरा गौर करना, क्या इन पॉइंट्स को अगर हम पकड़ ले, यहां पर देखो एक पॉइंट यहां और ये पॉइंट यहां, क्या बोलते हो ये दोनों जगह प्रेशर सेम होगा? उसी तरह अगर हम यहां भी पकड़ ले ये वाला पॉइंट, तो क्या इस पॉइंट में प्रेशर सेम होगा? आपका यहां पे डेंसिटी दिया हुआ था 2.6, उसको लेके चलते हैं. अब आप हमसे बताइए कि कौन से हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे आप डेंसिटी को सेम लेके अपना क्वेश्चन बनाएंगे, 1 2 या 3 4? 3 4 3 4 3 4
pressure at 3 and pressure at 4 must be same. 3 का प्रेशर और 4 का प्रेशर सेम होना चाहिए। 3 का प्रेशर में ऊपर वाला इंड खुला हुआ है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर 3 के प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस हाइट 18 सेंटीमीटर, इसका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml और जी रहेगा। जबकि 4 के प्रेशर में ऊपर से एटमॉस्फेयर है खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस देखते चलना 16 सेंटीमीटर तक जो डेंसिटी है वो आपको निकालना है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर तक इसका डेंसिटी आपको नोन है 2.6 ग्राम पर ml और जी। चलिए जी, सबसे पहले तो PATM कैंसिल, यहां का जी और बाकी सब जी कैंसिल, तो आ गया 18 इंटू 1.2 इज 16 इंटू रो 3 प्लस 2 इंटू 2.6। सॉल्व करके रो 3 निकाल दो आंसर, सॉल्व करके रो 3 का वैल्यू फाइंड आउट कर दो आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल्स ऐसे आएगा, आप थ्योरी पढ़ लिए कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जो हमारा पॉइंट्स है उसका है ना प्रेशर सेम होगा, लेकिन क्वेश्चंस तो ऐसे क्राफ्ट हो। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, अब यहां से आप एक दूसरे टॉपिक की तरफ प्रोसीड करें, नाम है उसका पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, अभी देखो तुम लोग इंजेक्शन लिया है, डोज ले लिया कोविड वाला? सर वैक्सीन लेके आए हैं सर। आज ही लेके आए क्या? नो सर, आज नहीं सर, 1 वीक हो गया। अच्छा, तो वैक्सीन लेते समय तुम लोग इंजेक्शन पे अगर तुम चाहेगा तो पास्कल्स लॉ हो सकता है, ठीक है? देखो जो भी हम लोग को इंजेक्शन देने वाला होता है, नर्स है कोई भी है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, थंब से एक पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और वो जो थंब का प्रेशर लिक्विड के मतलब जो हमारा सिरिंज है उसके पीछे वाले साइड पे लिक्विड से प्रेशर लगता है और वही प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसफर होता है और आगे जो निडल रहता है उससे ना लिक्विड हमारे वेन के अंदर या बॉडी के अंदर जाता है। बात समझे? यस सर। पास्कल्स लॉ क्या कहता है सुनो, अगर हमारे पास कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, ऐसा लिक्विड जो कंप्रेस नहीं होता, अगर हमारे पास कोई इनकंप्रेसिबल लिक्विड है जो कंप्रेस नहीं होता, तो उस पे अगर आप क्लोज्ड कंटेनर में कहीं भी एक जगह प्रेशर लगाएं, मतलब वो फ्लो नहीं करना चाहिए, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, कहीं भी अगर आप एक जगह प्रेशर लगाएंगे तो वो पूरे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा, पूरे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड, बिना उस प्रेशर का वैल्यू घटे हुए, विदाउट गेटिंग डिमिनिश्ड, बिना उस प्रेशर का वैल्यू घटे हुए वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस इज पास्कल्स लॉ। थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, यहां पे एक फिगर बना के जरा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ऊपर इसका एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। अब जब आप इस कंटेनर के पिस्टन पे डेल्फी प्रेशर लगाते हैं, डेल्फी प्रेशर लगाते हैं, पी प्रेशर लगाते हैं, कुछ भी ऐसा पी प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, तो याद रखिए वो पूरे लिक्विड में हर जगह ट्रांसफर हो जाता है, पूरे लिक्विड में वो हर जगह ट्रांसफर हो जाता है, हर जगह उसका वैल्यू डेल्फी 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 रहेगा, कहीं घटेगा नहीं, कहीं बढ़ेगा नहीं।
कहीं घटेगा नहीं, कहीं बढ़ेगा नहीं, हर जगह वो प्रेशर जो ट्रांसफर होगा दैट इज डेल पी। दिस इज पास्कल्स लॉ। इसी चीज को आप उस इंजेक्शन में भी देखते हैं सिरिंज के ऊपर। जब थंब से लिक्विड के पिछले हिस्से पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है और फिर जो हमारा निडल रहता है उससे लिक्विड है ना बाहर आता है। इज दिस क्लियर? यस सर। लिखो थोड़ा पास्कल्स लॉ के बारे में लिखो, फिर फिगर बनाना। पास्कल्स लॉ में लिखो, फॉर एनी incompressible liquid, for any incompressible liquid in closed container, in closed container, comma, pressure applied at any portion of liquid, pressure applied at any portion of liquid will be equally transmitted, will be equally transmitted, लिक्विड के बाद will be equally transmitted, pressure applied at any portion of liquid will be equally transmitted throughout the liquid, equally transmitted throughout the liquid without getting diminished, throughout the liquid without getting diminished, without getting diminished। ठीक है, चलिए ये फिगर है आपके पास ड्रॉ करने के लिए। बाकी नोट करने के लिए दोनों नोट करो, फिर इसमें एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम, हाइड्रोलिक ब्रेक का काम है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम, उसको दिखाते हैं। नोट करो इसको। चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तुम्हारे पास, हाइड्रोलिक लिफ्ट। वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर ब्रेक्स। ये आपके पास इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना है। एक तरफ का जो क्रॉस सेक्शन है वो पतला है, एक तरफ का क्रॉस सेक्शन मोटा है, ठीक है। अब आप इसमें एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भर दिए, अब आप इसमें एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भर दिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, और दोनों तरफ से एक एक प्लेटफॉर्म लगा के उसको पैक कर दिए। लिक्विड कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से एक एक प्लेटफॉर्म
बता दें, आप लोग कभी देखे होंगे, कभी अगर है ना जैसे गाड़ी वाड़ी का शोरूम में अगर जाएंगे ना जहां सर्विस सेंटर रहता है, तो जो 4 व्हीलर है उसको एक स्टेज पे चढ़ाता है, फिर एक बटन टाइप ऐसे दबाता है तो पूरा का पूरा 4 व्हीलर रुक जाता है। बोलो सही है? यस सर। बस आप उसी तरह का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। जो मान लीजिए जनरल कार का अगर हम लोग बात करें तो उसका वजन लगभग 700 से 800 केजी होता है, 800 केजी के आसपास होता है। अब एक बटन दबाने से 800 का केजी का चीज उठ जा रहा है, तो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये क्या रोल है, कैसे प्ले करता है, जरा इसी चीज को समझना है। मान लीजिए आपका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। आप अगर इस साइड में एक फोर्स लगाए हैं F1, इस साइड में एक फोर्स लगाए हैं F1, तो वो F1 यहां पे क्रिएट करेगा प्रेशर 1, दैट इज इक्वल्स टू F1 बाय A1। जो प्रेशर यहां पे आप ट्रांसफर करेंगे वो लिक्विड के थ्रू होते हुए कंटेनर के वॉल के परपेंडिकुलर होते हुए यहां भी पहुंच जाएगा, एंड इट विल क्रिएट अ न्यू फोर्स F2। तो जो राइट हैंड साइड में प्रेशर होगा P2, दैट इज F2 बाय A2। लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है P1, राइट हैंड साइड का प्रेशर है P2। अगर मेरे पास जो हम लोग लिक्विड यूज किए हैं वो इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितना प्रेशर आप लगाइएगा उतना ही प्रेशर यहां भी पहुंचेगा। बोलो सही है? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर P1 और राइट हैंड साइड का प्रेशर P2 दोनों बराबर, सो F1 by A1 इज इक्वल्स टू F2 by A2। इसका मतलब ये है कि F1 by F2 इज इक्वल्स टू A1 by A2। इसका मतलब क्या है, आप लिखते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे छोटा फोर्स, छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे छोटा फोर्स जो प्रेशर क्रिएट करता है, वही छोटा फोर्स का प्रेशर बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं समझे? एकदम नहीं समझे? चलो और प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक बाइक तुम्हारी तरफ, तुम रोड पे खड़ा है, एक बाइक तुम्हारी तरफ 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हाथ से ऐसे पकड़ के रोक देगा? प्रैक्टिकल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो, जब तुम बाइक चलाता है तो 50 किलोमीटर क्या, 60, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर तक भी तुम केवल एक पैर के छोटे से मूवमेंट से गाड़ी को रोक देता है। पैर को दबाता है ब्रेक शू पे और गाड़ी स्लो डाउन हो जाता, रुक जाता। बोलो सही है कि नहीं? दैट इज ऑल अबाउट दिस। आप लोग कभी भी अगर गाड़ी का पंचर उंचर बनाने के लिए गाड़ी का चक्का खुलवाए होंगे तो आप उसके अंदर एक ड्रम देखे होंगे लगभग इतना बड़ा। बोलो सही है? यस सर। ब्रेक शू का साइज होता है छोटा सा, छोटे से ब्रेक शू के ऊपर आप जब अपने पैर से एक छोटा सा फोर्स लगाते हैं तो वो चक्के के बड़े से ब्रेक ड्रम में, बड़ा सा ब्रेक ड्रम एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा, वहां एक बड़ा फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझ रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। और वही बड़ा फोर्स चक्के को घूमने से रोकता है। तुम्हारा पैर जो है वो पास्कल्स लॉ से यहां काम कर रहा है, और जो चक्के में लगा हुआ ब्रेक ड्रम है वो इसकी तरह काम कर रहा है। तुम्हारा छोटा फोर्स छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, वही एक बड़े फोर्स में कन्वर्ट होता है बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। आई होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर।
It shows that a smaller force on a smaller area of cross section creates same pressure as larger force on large area of cross section. छोटा फोर्स छोटा एरिया क्रॉस सेक्शन पे उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा जितना कि कोई लार्ज फोर्स लार्ज एरिया क्रॉस सेक्शन पे कर रहा है। अब जब ऐसा बात होने लगता है ना तो लगता है कि नेचर में एनर्जी कंजर्व नहीं है। हम आपको और भी आपका प्रैक्टिकल बात बताते हैं। घर में मान लीजिए एक 4 व्हीलर खराब हो गया तो हम लोग उसके नीचे ना जैक लगा देते हैं और जैक पे है ना एक वायर से, अभी तो नया नया चीज आया है, छोटा छोटा आया, उसको ऐसे ऐसे करेगा, पंप मारेगा तो है ना वो जैक उठते जाता। करेक्ट है? यस सर। आप देखिएगा जैक में आप जो प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं वो आपके हाथ का नॉर्मल फोर्स होता है, हाथ का नॉर्मल फोर्स होता है, लेकिन गाड़ी जैसा भारी चीज भी उठ जाता है। कॉन्सेप्ट इज हियर। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम लोग है ना अगर एक बार करेंगे ना तो शायद वहां जैक का मूवमेंट आपको दिखेगा भी नहीं, उसका डिस्प्लेसमेंट काफी कम होता है। आपको बहुत बार घुमाना पड़ता है तब जाके गाड़ी थोड़ा सा उठता है। लॉजिक उसके पीछे का क्या है उसको देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी केयरफुली। मान लीजिए ये F1 लिक्विड को L1 डिस्प्लेस करता है तो ये F2 में लिक्विड L2 ऊपर चला जाएगा। लेट L1 is displacement of force F1 and L2 is displacement of force F2। L1 जो है वो हमारे F1 का डिस्प्लेसमेंट है, F1 का, और L2 जो है वो हमारे F2 का डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा सा फोर्स बड़ा है, छोटा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स छोटा है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। हम दिखा रहे हैं, गौर करना। अगर हम लोग डिस्प्लेस्ड लिक्विड लेंगे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम लो तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वॉल्यूम है A1 L1 और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है A2 L2। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम है A1 L1, इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। उतना ही ना लिक्विड यहां भी डिस्प्लेस हुआ, लेकिन एरिया बड़ा था तो लेंथ कम आया। यहां एरिया छोटा था, लेंथ ज्यादा आया। यहां एरिया बड़ा था, लेंथ छोटा आया। लेकिन A1 L1 और A2 L2 बराबर। ठीक है, तो जहां आपको L1 का जरूरत पड़ेगा आप A2 L2 by A1 लिख सकते हैं। आइए, so work done by first force F1, पहला फोर्स कितना काम किया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पहला फोर्स कितना काम किया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मेरा F1 है, लेकिन L1 की जगह तुम लिख सकते हो ये वाला वैल्यू A2 L2 by A1, A2 L2 by A1। आप इसको लिख सकते हो F1 A2 by A1 और साथ में L2। जरा यहां जाओ, यहां देखो, यहां F1 A2 by A1। फिर से यहां देख लो F1 A2 by A1, F1 A2 by A1। यहां देखो F1 ये A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे, तो F2 के बराबर आएगा। यस यस।
सो दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली F2L2। देखो भाई स्टार्ट तो तुम किए थे फर्स्ट के वर्क से, लेकिन राइट हैंड साइड में जो आया है वो सेकंड का वर्क के बराबर है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो इक्वली फॉलोड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो इक्वली फॉलोड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है। बस देखने वाले के नजरिए में दो चीज आना चाहिए, उसको ये पूरा दिखना चाहिए कि जहां फोर्स छोटा है वहां डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, और जहां फोर्स बड़ा है वहां डिस्प्लेसमेंट छोटा है। बड़ा फोर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे उतना ही काम करता है, बड़ा फोर्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे उतना ही काम करता है जितना कि छोटा फोर्स बड़े डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वली फॉलोड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 5 मिनट समय आपका और लेंगे। हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल में एक क्वेश्चन लिख के आपको छोटे से आंसर में हम आपको ला देंगे, आप हड़बड़ाइए। क्वेश्चन देखिए, हम लिखना चाहते हैं आपके सामने, ध्यान से सुनिए। A car had 4 brake drums, each of area 40 centimeter square, each of area 40 centimeter square, and brake shoe 2 centimeter square. To stop the car, total 6000 Newton is required. Total 6000 Newton is required. Find force exerted by driver on brake shoe। क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया? एक कार चल रहा है, उसको रोकने के लिए जब हम चाहते हैं सेफ्टी एलिमेंट, कोई सामने आ गया उसको रोकना है, गाड़ी रोकना है, नहीं तो धक्का लग जाए। टोटल 6000 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब आपको ब्रेक शू दबाना है तो ड्राइवर ब्रेक शू पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाए कि गाड़ी रुक जाए? सिंपल भाई, सिंपल। गो थ्रू दिस। देखो, ड्राइवर एरिया ऑफ ब्रेक शू will be equals to force total by area of drum into 4। 4 ड्रम होता है, 4 व्हीलर 4 ड्रम। आपको ये ड्राइवर का फोर्स निकालना है और उसका ब्रेक शू का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल 6000 न्यूटन चाहिए। एक एक ड्रम का है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ऐसा 4 ड्रम है। क्या बोलता है? क्या ये 2 से ये कटा 2 80 8 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। ड्राइवर को केवल 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। 100 ना, नहीं कितना, 4 दूनी 8, 600 by 8, 600 by 8, ओके। 600 by 8 न्यूटन का 600 by 8 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, गाड़ी रुक जाएगी। 600 by 8 डाटा देख लो ना, 75 न्यूटन। 75 न्यूटन के फोर्स से आपका गाड़ी स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये चीज है आपके पास हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक का कॉन्सेप्ट। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो बात कर लीजिए, नोट करो।